तो इंडिया में हम देख रहे हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इस दौरान देखते हैं अब वर्ल्ड में भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया में भी बनी, क्योंकि ये ज़रूरी था इंडिया की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। आपको दुनिया के उस कोने में होना बहुत ज़रूरी था। और इस बात का ही इम्पोर्टेंस समझ के जो एनआरआईज थे, जो इंडिया से बाहर के लोग, इंडिया के लोग जो बाहर रह रहे थे, उन लोगों ने वहाँ जा कर के उस जगह में ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए कि इंडिया की बात लोगों तक पहुँचे। राइट। तो देखो 1885 में याद है जब कांग्रेस जो बना था, उसके पहले इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस बनने के पहले 1885 में एक चुनाव होना था इंग्लैंड में, और वहां उन्होंने कहा था, लोगों से अपील की थी कि जो पार्टी इंडिया के कॉज के लिए खड़े हो, इंडिया के सपोर्ट में खड़े हो, आप लोग उनको वोट दीजिएगा। लेकिन वहां पर किसी ने वैसी पार्टी को वोट नहीं दिया, और इनको भी समझ में फिर आ गया कि बाहरी लोगों से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, खुद से ही करना पड़ेगा। तब जाके इन्होंने कांग्रेस बनाई थी। लेकिन इससे ये बात भी समझ में आया हम लोगों को कि बाहर में वहाँ पर लोगों को जानकारी नहीं है इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के कॉजेस क्या हैं। इसलिए अब जो एक्टिविटीज़ इंडिया के बाहर हो रही हैं, इनके ऊपर हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बहुत लोगों का माइंडसेट बदलेगी और इंटरनेशनल हेल्प भी मिलेगा इससे हम लोगों को, हमारी मूवमेंट को। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट नाम अगर इसमें कोई है तो वो है आउटसाइड इंडिया में, यानी इंडिया के बाहर इंडिया हाउस, ठीक है, जिसको भारत स्वशासन समिति भी कहा जाता था। भारत स्वशासन समिति। भारत स्वशासन समिति, इसको बनाने वाले कौन थे? इनको बनाने वाले थे श्यामजी वर्मा, और कहाँ बना था? तो ये लंदन में बना था, 1905 की बात है। ठीक है। एक मैगजीन थी इनकी, मतलब इंडिया हाउस की एक मैगजीन आती थी जिसका नाम था दी सोशियोलॉजिस्ट। क्लियर है? दी सोशियोलॉजिस्ट। इनसे जुड़े हुए कौन कौन थे? तो वीडी सावरकर भी जुड़े थे, कि अब ये लंदन उस समय गए थे, इसी दौरान में लंदन थे वो। ठीक है, तो मेंबर्स कौन थे? वीडी सावरकर और लाला हरदयाल। राइट। उन्नीस 1909 में क्या हुआ था इंपॉर्टेंट? 1909 में कर्जन, हाँ, कर्जन वायली जो था उसको मार दिया था किसने? मदन लाल ढींगरा ने। और मदन लाल ढींगरा जो थे वो इन्हीं मतलब इसी ग्रुप के मेंबर थे। और देखा जाए तो जो सावरकर जी को जेल हुआ था, वो कहीं ना कहीं इस इवेंट के कारण भी उनका एसोसिएशन का उनके ऊपर गिल्टी चार्ज किया गया था। और सावरकर को तब उस समय जो काला पानी की सजा हुई थी, तो इस समय इन्हीं कारण से भी हुआ था, कर्जन वायली के असैसिनेशन के केस के कारण भी। राइट, क्लियर है? अब हम लोग आते हैं मैडम भिकाजी कामा की बात करते हैं। मैडम भिकाजी कामा कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट लेडी हैं ये। एक पारसी थी, और इनकी शादी भी एक पारसी से ही हुई। पर वो जो पारसी था वो बहुत रिच था, बहुत रिच यानी बहुत अमीर था। बहुत अमीर इसलिए था क्योंकि वो एक लॉयर था, और बहुत अमीर इसलिए भी क्योंकि वो लॉयर जो था वो प्रो ब्रिटिश था। ठीक है, प्रो ब्रिटिश लॉयर था। और कहीं ना कहीं मैडम भिकाजी कामा जो थी वो इंडियन पर्सपेक्टिव रखती थी मन में। तो पूना में जो प्लेग फैला था, पूना का जो प्लेग था, इस पूना के प्लेग में भी ये पार्टिसिपेट करके लोगों को हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल से जुड़ी थी।
हॉस्पिटल एक था ग्रैंड हॉस्पिटल करके, वहाँ जाके लोगों को ये बचाने, उनको हेल्प करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जुड़ी थी मैडम भिकाजी कामा। लेकिन उस दौरान इनको भी प्लेग हो गया। चूंकि ये लोग पैसे वाले थे तो इसलिए इनका प्लेग जो था वो दवाइयाँ वगैरह के साथ ठीक हो गया जल्दी, लेकिन उसका असर, आफ्टर इफेक्ट जो है वो रह गया, जैसे कोविड का भी हम लोग देख रहे हैं। तो आफ्टर इफेक्ट रह गया, तो लोगों ने इनको कहा कि आप एक काम करिए, आप चले जाइए लंदन, थोड़ा सा आपका जगह बदलेगा। तो इनको कहा कि आप लंदन चले जाइए। और लंदन में कौन थे? तो लंदन में थे श्यामजी वर्मा। और ये श्यामजी वर्मा वही अभी जस्ट देखे हम लोग इंडिया हाउस वाले, तो श्यामजी वर्मा से मिली, श्यामजी वर्मा से इंस्पायर हुई, श्यामजी वर्मा के ऑर्गेनाइजेशन के साथ कहीं ना कहीं इनका ये एसोसिएशन हुआ। तो इनका एक जो कहा जाए कि एक मूवमेंट था वो शुरू हुई। देखो इनका जो इनके हस्बैंड के साथ रिलेशन बहुत बढ़िया नहीं था जैसा कहा जाता है, ठीक है, दोनों पति पत्नी तो थे बट उनमें वैसा कोई तालमेल नहीं था। तो इस कारण से इन्होंने श्यामजी वर्मा के ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना एसोसिएशन किया। दूसरा, फिर उसके बाद ये चली गई पेरिस, ठीक है, ये चली गई पेरिस, और पेरिस जाकर के इन्होंने बनाई पेरिस इंडिया सोसाइटी। पेरिस इंडिया सोसाइटी, ठीक है, इन्होंने पेरिस इंडिया सोसाइटी बनाई। उसके बाद फिर एक सोशल कॉन्फ्रेंस होता है स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट में एक होता है सोशल कॉन्फ्रेंस, और इस सोशल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पहली बार इंडिया का फ्लैग जो है उसको फहराया, अनफर्ल किया, इंडिया का पहला फ्लैग, इंडिया का पहला फ्लैग। वो पहला फ्लैग आप लोगों ने शायद तस्वीर देखी होगी, ये कुछ ऐसा था। यहाँ पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था, यहाँ पर लोटस बना हुआ था, 8 लोटस थे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक चांद था और यहाँ पर एक सूरज था। देखा है ना आपने ऐसा मैप कभी? नहीं तो गूगल पे देख लेना। इसमें जो ये 8 जो ये लोटस हैं, जो कमल के फूल हैं, ये भाजपा वाले नहीं है, ये उस समय के इंडिया के जो 8 प्रोविंस थे उनके लिए थे। और ये सूरज चांद ये हमारा सेक्युलरिज्म के लिए था, और देवनागरी जो है भारत के रिप्रेजेंटेशन के लिए था फॉर इंडिया। और वंदे मातरम हमको पता है कि उस समय काफ़ी नेशनल मूवमेंट का इम्पोर्टेंट सॉन्ग बन गया था, इम्पोर्टेंट एक फ्रेज बन गया था जिसको यूज़ किया जा रहा था। अब बात करते हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट के बारे में जिसका नाम था द गदर मूवमेंट। और ये गदर मूवमेंट जो था ये 1913 से 15 चला। गदर मूवमेंट नाम से जैसा लग रहा है ये इंडिया में नहीं हुआ था, ये बाहर ही हुआ था, ये अपने नॉर्थ अमेरिका में हुआ था, ठीक है, 1913 से 15 चला ये। तो बेसिकली इसको स्टार्ट करने वाले जो थे वो इंडियंस ही थे। होता क्या था कि इंडियंस के साथ बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था वहाँ पर, ठीक है। एक रीज़न ये था कि इंडियंस के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नॉर्थ अमेरिका में बहुत था, चाहे यूएस का जो वेस्टर्न साइड हो वो ले लो या फिर कनाडा वगैरह ले लो, प्रेजेंस थी इंडियंस की, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन भी था उनके साथ। उसके अलावा देखा जाए तो वहाँ के जो लोग थे उनमें एक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी धीरे धीरे डेवलप कर रही थी, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ओपन रहा है, ठीक है, तो वहाँ के लोगों को फ्रीडम है कि आप कुछ भी आइडियोलॉजी को रख सकते हैं। तो वो भी एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी लोगों में डेवलप कर रही थी। तीसरा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह है, जो फ्रीडम का जो वहाँ पर फाइट चल रहा था कि जितने भी फ्रीडम्स हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, जॉब, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, इक्वालिटी, एवरीथिंग, तो वो चीज़ों को लेकर के भी लोग काफ़ी ज़्यादा उस समय जागरूक हो चुके थे, चाहे वो इंडियंस हो या फिर कोई भी हो, वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो चुके थे। तो यूएसए के कल्चर से और यूएसए के आइडियालॉजी से भी वो लोग इंस्पायर हो रखे थे। फिर क्या होता है, तो देखो उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है नॉर्थ अमेरिका में ही जिसको कहा गया स्वदेश सेवक। ये बनता है कहाँ? तो ये बनता है वैंकूवर में, ठीक है, वैंकूवर में बनता है स्वदेश सेवक। और इसको बनाने वाले थे जीडी कुमार, इसको बनाने वाले थे जीडी कुमार।
एक और ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम था यूनाइटेड इंडिया हाउस। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया हाउस। यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ बनता है तो हम लोग पढ़े हैं, पहले भी सिएटल में पड़ता है बनता है, और इसको भी बनाने में पहला तो ये सिएटल में है, यूएस का जगह है सिएटल, और इसमें भी देखा जाए तो जीडी कुमार तो थे ही, और उसके अलावा जीडी कुमार के अलावा इसमें कौन थे तो तारकनाथ थे। राइट, कई इंपॉर्टेंट पेपर भी आए, जैसे तारकनाथ का एक पेपर था जिसका नाम था फ्री हिंदुस्तान। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान एक पेपर था तारकनाथ का जिसको जो सर उस समय आया। देखो ये सब मोस्टली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही है, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ ऐसा कुछ है नहीं। एग्जाम के लिए आपको जो भी फैक्चुअल इनसे मिलेगा वही लिखना है। फिर एक और किताब है सर्कुलर ए आज़ादी। ठीक है, सर्कुलर ए आज़ादी, और इसको लिखने वाले जो हैं उनका नाम है रामनाथपुरी। रामनाथपुरी, राइट। तो देखो ये अभी हम देख रहे हैं मैगजीन्स वगैरह आ रही हैं, सब कुछ आ रहे हैं। ठीक है, लाला हरदयाल शुरू किए युगांतर सर्कुलर करके। ठीक है, युगांतर सर्कुलर जिसमें जो हार्डिंग के वाइसराय को ये किया गया, अटैक किया गया, उसका उन्होंने प्रेस युगांतर सर्कुलर में। ठीक है, युगांतर मैगजीन अलग है और युगांतर सर्कुलर अलग है, याद रखना। तो लाला हरदयाल का युगांतर सर्कुलर था। तो उसमें क्या होता है कि फिर उसके बाद इन्होंने एक और एसोसिएशन है जिससे फाइनली जाकर के हिंदी एसोसिएशन करके एक संस्था थी जिन्होंने गदर मैगजीन स्टार्ट की। राइट, इन्होंने गदर नाम का एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, और इसका कारण ये गदर न्यूज़पेपर जो था ये इतना ज़्यादा फेमस हुआ, इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ कि मूवमेंट का नाम ही एक तरह से गदर मूवमेंट के इस पे पड़ गया। देखो होता क्या है, इसको जो स्पार्किंग प्लग जो कहा जाए इस मूवमेंट का, वो था कोमागाता मारू इंसिडेंट। कोमागाता मारू इंसिडेंट। ठीक है, तो कैनेडियन अथॉरिटी जो थे इन्होंने 1913 में क्या किया, इन्होंने एक इशू किया, एक सर्कुलर इशू किया, और कहा कि जो इंडिया है वो कनाडा आ सकते हैं विजिट के लिए, और इसके कारण जो एक शिप बनाई गई कोमागाता मारू, जिससे बैठ करके इंडियंस जो हैं वो कनाडा जाते हैं। तो हुआ क्या, वहां जब पहुंची ये शिप, वहां जाकर इस शिप में से किसी भी इंडियन को उतरने नहीं दिया गया। उस जमाने में कई हफ्तों महीनों का ट्रैवल करके इंसान इंडिया से कनाडा पहुंचता था, और वहां जाकर के उनको जहाज से उतरने ही नहीं दिया गया, उल्टे उस जहाज को वापस भेज दिया गया, और फिर से कई महीनों हफ्तों का ट्रैवल करके लोग वापस आ गए, वापस बैक टू इंडिया। और जब इंडिया आए तो जाहिर सी बात है उनके अंदर आक्रोश था, उनके अंदर रोष था, और वहीं वो यहाँ की अथॉरिटीज से भिड़ गए। और जब यहाँ की अथॉरिटीज से भिड़ते हैं तो हो जाता है ये एक वायलेंट क्लैश, और कई इंडियंस को, कई सिख जो थे मोस्टली इसमें, कई सिखों को बुरी तरह से मार दिया जाता है। ठीक है, कई सिखों को बुरी तरह से इसमें मार दिया जाता है। तो इसीलिए फिर बाद में जो सिख थे उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल रिवोल्ट, और रिवोल्ट किसके नेतृत्व में, तो देखो ये इंपॉर्टेंट नेम है ना, रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस जो हैं, इनके साथ मिलकर के इन्होंने डिसाइड किया कि हम
ये अंग्रेज़ों से अब लड़ेंगे, और लड़ा भी। ठीक है, लोगों से अपील की कि साथ दीजिए हमारा, लोगों से कहा कि हमारा साथ दीजिए। उनके अंदर ब्रिटिश के खिलाफ सेंटिमेंट्स को इंस्टिगेट किया, बताया उनको कि ब्रिटिश आखिर किस तरह से हमें ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। जो हमारे आर्मी थी, आर्मी को उन्होंने इंस्टिगेट किया, क्योंकि 1857 का एग्जाम्पल देख चुके हैं लोग, राइट। 1857 में पता चला आर्मी के पास ही हथियार है, आर्मी ही कुछ कर सकती है तो कर सकती है बदलाव। तो यही चीज इन्होंने आर्मी को इंस्टिगेट करने की कोशिश की कि आप लोग जो है रिवोल्ट करिए अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, इनफैक्ट यहां तक है कि जर्मनी के साथ मिलकर के एक प्लान बनाया गया था कि किस तरह से अंग्रेजों को हटाया जाए इंडिया के साथ। सोचो, जर्मनी के साथ मिलकर के प्लान बनाया गया था, जिसको बाद में जाकर के बहुत समय बाद इस बात का जाके खुलासा होता है। इनफैक्ट ये जो गदर मूवमेंट के, ये जिस मूवमेंट को जो गदर मूवमेंट कहा गया, जो गदराइट्स थे, यानी जो गदर में जो इन्वॉल्व जो जितने भी मेंबर्स थे, वो उन्होंने अफगानिस्तान तक को मतलब कि सपोर्ट में ले लिया। और अफगानिस्तान में जो उनकी टेरिटरी थी इंडिया जो राजा की, उनका नाम था राजा महेंद्र। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप, और उनके साथ थे बरकतुल्ला। तो राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने मिल करके एक टेम्पररी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बना ली अंग्रेजों के अगेंस्ट। ठीक है, मतलब कि अंग्रेजों के अलावा। तो देखा जाए तो इस लेवल का ये इंसिडेंट था गदर मूवमेंट। तो इससे फायदा क्या हुआ? गदर मूवमेंट देखो बाद में हालांकि जो है वो फेल कर जाता है। ठीक है, गदर मूवमेंट फेल तो कर जाता है, लेकिन इससे फायदा ये होता है अब इंटरनेशनलाइज हो गया है इंडिया का इशू। अब जर्मनी को भी पता है, यूएस यूके को भी पता है, और आई मीन यूएस कनाडा को भी पता है, यूरोप में भी अब हर देशों को पता चल रहा है कि इंडिया के लोग जो है वो आज़ादी मांग रहे हैं, अंग्रेज उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अब इंडिया की बात लोगों तक पहुंच रही है, और लोगों तक पहुंच रही है तो एक और इंडियन है जो कि जिसके कान तक भी ये बातें पहुंच रही हैं, और वो अभी एक्टिव है। कहाँ एक्टिव है? तो अफ्रीका में एक्टिव है। अब वो इंडिया आ चुके हैं जनवरी 1915 में। अब वो किस तरह से काम करेंगे, उनका क्या एजेंडा रहेगा, उनका क्या प्रोसेस रहेगा काम करने का, इन चीज़ों के ऊपर हम लोग अब बात करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है। बहुत फैक्चुअल चीज़ें थी इसमें, इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ाया है, ताकि आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, और नोट्स में आपको सारा कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है क्लास, चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पे, सब लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और भी वीडियोज़ आने वाले हैं। अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करिए, मेहनत करिएगा तो रिजल्ट ज़रूर होगा। माई बेस्ट विशेस टू यू। तथास्तु।